हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, है ना? और बात करेंगे एक एक प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना? इनको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है? अच्छे से समझिए। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? है ना? क्या है मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, कहते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया है। कौन किया है? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है। कहाँ की भूमि? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ की राजधानी? हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कौन है? मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा नगर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी मात्र 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? है ना, पुरातत्व अर्थात पुराने वस्तु। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। खनन यानी खुदाई करके। ठीक है दोस्तों, तो खुदाई कहाँ? पृथ्वी के नीचे। पुरातत्व का अर्थ होता है पुराना वस्तु। क्या होता है? पुराना वस्तु अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी की गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों का भौतिक जीवन का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पुरातत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। है ना, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। अब देखिए दोस्तों, तो तीसरा जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। है ना, इस सभ्यता का नगर नियोजन अत्यधिक विकसित था, बहुत विशाल था। है ना, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित हैं। अब देखिए क्या क्या विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता का। सबसे पहले वहाँ की सड़क के बारे में देखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का सड़क कैसा कैसा था। है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंट का बना हुआ था। कैसा बना हुआ था दोस्तों? पक्की ईंट का। सड़क के किनारे दोनों ओर चबूतरे बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, चबूतरा बना हुआ था जिस पर बैठकर लोग आपस में बातचीत किया करते थे और आराम से, है ना, रहते थे। सड़क के दोनों ओर नाला भी बना हुआ था। कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता में। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। और बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। कहाँ दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाला का प्रबंध। किसका प्रबंध? नाला का। तो सिंधु घाटी के शहरों में मैले अर्थात गंदे जल बाहर से ले जाने के लिए नालियों की यथोचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और आज भी हमारे देश में विभिन्न शहरों में मैले जल बाहर ले जाने के लिए, है ना दोस्तों, बाहर ले जाने के लिए नालियां की समुचित व्यवस्था की गई है। स्नान पर स्नान घर, पाकशालाओं, शौचालय का जल भी इन्हीं नालियों के द्वारा बहाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, कहते हैं और आज भी बहाया जाता है ना। यह सारी नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी और जिन्हें ईंटों से क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था, जिससे बाहर बदबू नहीं आए। है ना, अब वहाँ की भवन देखिए, घर। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। कैसा ईंटों के द्वारा? पक्की ईंटों के द्वारा। है ना, वहाँ की भवन बहुत सुंदर, आकर्षक था। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर
कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। कैसा था? नगरीय सभ्यता था। अब दोस्तों देखिए उसके यहाँ के स्नानागार के बारे में कहते हैं, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा स्नानागार, समझते हैं ना, स्नान करने वाले घर को क्या कहते हैं? स्नानागार कहते हैं। इस स्नानागार में से कई आदमी स्नान कर सकता था। वो बहुत बड़ा स्नानागार होता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? पक्की ईंटों का। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहाँ का क्या था? स्नानागार था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वहाँ का अन्नागार, अन्न रखने वाला जो जगह था उसको क्या कहते हैं? अन्नागार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का क्या था? अन्नागार था। अन्न का बहुत बड़ा भंडार था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर से अन्नागार मिले हैं, है ना। अन्न नगर में अन्नागार मिला है। इनमें वहाँ के लोग क्या रखते थे? अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का क्या था? अन्नागार था। अब देखिए अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला हड़प्पा सभ्यता की कुआं का प्रबंध, है ना। आसानी से जल प्राप्त करने के लिए सिंधु सभ्यताओं के लोगों ने कुआं का भी प्रबंध किया था। कुआं जानते हैं दोस्तों? हाँ, जिससे पानी बाहर निकाला जाता है। खुदाई में ऐसी कुआं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 से 7 फीट तक है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध पर अशोक कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया था। ठीक है दोस्तों, अब इनकी देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें अशोक पर क्या क्या पड़ा। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देख करके अशोक ने हिंसा को छोड़ करके और अहिंसा का पुजारी बन गया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा से एकदम बिल्कुल अलग हो गया, है ना। धर्म को उन्होंने, है ना, अधर्म को उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया दोस्तों, अधर्म, है ना, अधर्म को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, दूसरी विशेषता, इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना बंद कर दिया। क्या करना बंद किया दोस्तों? शिकार करना बंद कर दिया। ठीक है। अब आगे देखिए तीसरी बात क्या है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार प्रसार में जुड़ गया। चौथा, अशोक प्रजा की देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने जनहित में अनेक कार्य किए दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखें। क्या दोस्तों? मगध साम्राज्य। मगध एक प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, महाजनपद था मगध, है ना। 16 महाजनपद हैं, उसमें से एक महाजनपद ये मगध भी है। इनमें दक्षिण बिहार का वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे, है ना। किसमें? मगध में। छठी तथा चौथी, है ना, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया, बहुत मजबूत बन गया। इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। राजगीर के इर्द गिर्द, है ना, पहाड़ियां थी जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा किया करती थी। किसकी रक्षा करते थे दोस्तों? मगध साम्राज्य का। ठीक है। अब देखिए कहते यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ थी, बहुत उपजता था खेत, है ना। इसकी सिंचाई किससे होती थी? गंगा सोन नदी के पानी से होती थी। क्योंकि पानी की व्यवस्था भरपूर था तो फसल जमीन भूमि तो उपजाऊ होगा ही, है ना। इनमें बहुत अच्छी फसल उगती थी और गंगा और सोन नदियों में नौका द्वारा यातायात सुविधा भी मगध की शक्तिशाली का कारण बना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का नाम सुने होंगे। महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में कह रहा है लिखने के लिए। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, है ना, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। इसका वास्तविक नाम है वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान। तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है दोस्तों, राजकुमारी यशोदा उनकी पत्नी थी। किसकी? महावीर स्वामी का। और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शन। उन्होंने इनका विवाह जमाली
नामक एक व्यक्ति से कर दिया। किससे कर दिया? जामाली नाम के एक व्यक्ति से। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, अर्थात घर से बाहर निकल गए, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नामक स्थान में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग है ना वीडियो स्किप करके जाइए नहीं, है ना, बिल्कुल बने रहिए, है ना, नहीं तो आगे पछताइएगा दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नया वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। कहते हैं प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मा के मुख से हुआ है। ठीक है दोस्तों, किससे हुआ है? ब्रह्मा के मुख से हुआ है। उसके बाद क्षत्रिय का जन्म भोजा से हुआ है। किससे हुआ है? भोजा से। और वैश्य का जन्म किससे हुआ है? जंग से हुआ है। और सबसे अंतिम शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा था शूद्र। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं इस प्रकार वर्ण की व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते ये वर्ण व्यवस्था क्या होता है कि आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होने लगा, और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कहते दोस्तों, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, है ना। बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच अनबन हुई, और इसके बाद नवाब के एक बड़े भाग युद्ध से क्या हुआ? पीछे हट गया, जिसके वजह से प्लासी का युद्ध होता है। और इसी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, है ना, जिसका नेतृत्व मीर मदन कौन कर रहा था? मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे। अंग्रेजी सेवा का अंग्रेजी सेना का, है ना दोस्तों, किसका? सेना का डटकर सामना किया, लेकिन मिर्जापुर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार होती है और जान बचाकर भागा, लेकिन मीर जाफर के बेटे ने, है ना, उसे पकड़वा कर फिर मार देता है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला है अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग जानते हैं अंतर विवाह, कहते विवाह किस नियम को परस्पर विवाह कहा जाता है? इनमें व्यक्ति अपने गोत्र अर्थात खंडन या वंशज या अपनी जाति में विवाह करते थे, उसको कहते हैं अंतर विवाह। और बहिर्विवाह का मतलब हुआ इस प्रकार के विवाह को भी क्या कहते थे? बहिर्विवाह कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र से विवाह न करके और बाहर विवाह करते थे, तब इसको हम क्या कहते थे? बहिर्विवाह कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो है त्रिपिटक क्या है? कहते त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता 3 टोकरियां जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का, है ना, संकलन 3 पिटकों जैसे सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में किया, और इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न है, 4 बुद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी, है ना, बुद्ध का जन्म स्थल है। यह स्थल नेपाल में है। बोध गया जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और यह स्थान बिहार में है। सारनाथ, है ना, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर या स्थान देवरिया, यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बुद्ध ने, है ना, परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो महावीर ने
दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए जो निम्नलिखित हैं। सत्य, असत्य, है ना, सत्य, आस्तेय, उसके बाद है अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इंद्रियां। अब देखिए दोस्तों, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अहिंसा मतलब हत्या न करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य इंद्रियां, है ना, इसको वश में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है 13वां। अलबरूनी की जीवनी को लिखें। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1900, है ना, 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज में हुआ था। वो विद्वान थे, उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का भी ज्ञान था। किसको? अलबरूनी को। जब वो 1017 ईस्वी को महमूद गजनवी ने ख्वारिज पर आक्रमण किया तो वह अपने रथ कई विद्वान को वहां से अफगानिस्तान ले आए और इनमें अलबरूनी भी शामिल था। फिर वो वहाँ भारत के बारे में सुना। ठीक है दोस्तों। और भारत आने का उनका रुचि हुआ। भारत में 1024 से लेकर के 1030 तक रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम किताब उल हिंद है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ का समाज शासन और यहाँ की स्त्रियों के बारे में भी उन्होंने लिखा। और इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका? अलबरूनी का। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद क्या है? क्या प्रश्न है दोस्तों? किताब उल हिंद कहती है अरबी भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गई, है ना, उन्हीं की कृति है। यह किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट है। इसे 80 अध्याय में विभाजित की गई है और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भार, तौल, मूर्ति कला आदि के बारे में विस्तृत विश्लेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? है ना, क्या है दोस्तों? सती प्रथा। तो जानते हैं आप लोग, प्राचीन काल में सती प्रथा चालू था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां चली आ रही थी, ये सती प्रथा का एक प्रकार का कुरीतियां था हमारे समाज में, है ना, जिसका पहला साक्षी एरन सागर अभिलेख में मिलता है। इस समय, है ना, से जिन महिलाओं का पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था। ठीक है, यानी उसके पति की चिता के साथ साथ उनको भी जलना पड़ता था। यानी आज आग में, है ना, जलना पड़ता था। और इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया था। और इससे इसके बावजूद राजा राममोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी की सती प्रथा को अंजाम दिया जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग को देखने को मिला, है ना। तो मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।